ओके, तब डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आपके इकोनॉमिक्स का जो टेस्ट हुआ था इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन में, उसका एनालिसिस। ठीक, हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे और क्या क्या उनके आंसर्स हो सकते थे। तो इट इज जस्ट एन एनालिसिस वीडियो ऑफ द टेस्ट विच वाज हेल्ड एट आईबीई। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो ये जो आपके सामने है यही आपका पेपर था। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी वाले सेगमेंट को हम इसमें कवर करने वाले हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने पेपर दिया होगा, आप लोगों ने पाया होगा क्या कि इस पेपर में कवर करने की कोशिश की गई थी स्टैटिक के साथ साथ करंट को। इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ अरुणाचल की इकोनॉमी को भी अलग से टारगेट करने की कोशिश की गई थी। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड करके बनाने की कोशिश की थी कि कैसे कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों तरह के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन किया जाए। गॉट द पॉइंट? तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस अरुणाचल पीसीएस के लिए जो हमारा टेस्ट हुआ था उसका एक एनालिसिस वीडियो। ठीक है ना? चलिए जरा देखिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था वो किससे रिलेटेड था? आपका पहला ही क्वेश्चन है रिलेटेड दुलारी कन्या स्कीम से, जो कि आपके अरुणाचल के बजट में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार अरुणाचल के बजट में भी इस चीज को देखें। हम लोगों ने अरुणाचल बजट में इन चीजों को कवर किया है बहुत डिटेल में। ठीक है ना? तो यही है आपका अरुणाचल बजट। ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश बजट 2024-25। तो इसमें हम लोगों ने इसको कवर किया है, अच्छे से कवर किया है। इसी में आपको मिल जाएगा दुलारी कन्या स्कीम। और दुलारी कन्या स्कीम के लिए जो है ना, गवर्नमेंट ने एलोकेशन को बढ़ा दिया है और ये बोल रहा है क्या कि अब हम 50,000 तक में सीधे सर्च करने का ऑप्शन क्या रहा ना। देखिए दिखाता हूं, दुलारी कन्या। देखिए, we are also in the process of revamping Dulari Kanya scheme, providing incentive of up to 50,000 every girl child। दिख रहा है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा 50,000। सीधे सीधे आपके बजट में मेंशन कर रखा है, सीधे उठा के पूछ लेगा। ठीक है ना? पीसीएस में वैसे भी थोड़े से फैक्ट्स ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। क्लियर है? चलिए अब इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एकता मॉल टू प्रमोट ओडीओपी। ओडीओपी क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यूपी गवर्नमेंट की स्कीम थी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोरो किया, वहां से बाकी अलग अलग मतलब स्टेट्स में भी आए हैं ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जीआई प्रोडक्ट। इनको प्रमोट करने के लिए एकता मॉल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये भी हमारे बजट में एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है, लेकिन फिर भी आपको ये करंट अफेयर में भी पता होना चाहिए। इलेक्शन से पहले जब मोदी जी आए थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो उन्होंने एकता मॉल का उद्घाटन किया था, मतलब इसका शिलान्यास किया था, इनॉग्रेट किया था। ठीक है? कहां बन रहा है जी? ईटानगर में बन रहा है। लॉजिकल क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाते तो आप बना सकते थे। ठीक है ना? कि एकता मॉल कहां होगा जी? आपके स्टेट के, मतलब स्टेट के कैपिटल में होगा, तो ईटानगर। सेकंड का आंसर आपका बी हो जाता है। थर्ड, जीडीपी कैलकुलेशन यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्लासेस में मैं आपको तीनों मेथड बताता हूं जीडीपी कैलकुलेशन के। क्या होता है प्रोडक्शन मेथड, क्या होता है इनकम मेथड, और क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम जानते हैं क्या होता है जी? कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है ना? तो देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट तो है ही। अच्छा, डज नॉट इंक्लूड पूछा है, ये भी ध्यान रखा कीजिएगा। नॉट, नॉट पूछा है, यहां पर आपको नॉट बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखा करिएगा आप लोग। ठीक है ना? तो नॉट पूछा है यहां। एक सेकंड रुकिएगा, तो मार्क करने वाला कभी कभी आता है, कभी कभी गायब हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो नॉट पूछा है, तो इन्वेस्टमेंट तो है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी है, तो इंटरेस्ट जो है वो नहीं है आपका। ठीक है ना? इंटरेस्ट जो होता है वो आपका आता है इनकम मेथड में। इनकम मेथड में क्या क्या आपके आते हैं? वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट जो है वो आपके प्रोडक्शन में, इनकम मेथड में आता है, एक्सपेंडिचर मेथड में नहीं आता है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जीएमपीआई, बता रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर एग्जाम। 3 डायमेंशन है, 4 इंडिकेटर है। ठीक है? लेकिन जो अभी आया है लेटेस्ट, कब पब्लिश हुआ है? अभी 17 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है। और देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है ना। तो वी हैव ट्राइड टू कवर द मोस्ट रेलेवेंट करंट अफेयर्स एज वेल। 17 अक्टूबर अभी 2024 को ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वर्ल्ड्स मोस्ट पुअर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पुअर्स, सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या के बेसिस पर कौन सा है जी? आपका इंडिया ही है। नंबर के बेसिस पर सबसे ज्यादा गरीब कहां है? तो इंडिया में है, फॉलोड बाय पाकिस्तान, सेकंड नंबर पर पाकिस्तान आता है। अगला सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, क्लासेस में 4 तरह के सीपीआई की बात करते हैं हम लोग, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड। आपका जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है उसका डेटा पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा जी? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, ठीक है ना, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी तीनों सीपीआई का डेटा मॉस्पी पब्लिश करती है, ध्यान रखिएगा। Which of the following incorrectly matched? हाँ, यहां पर ही तो ट्रैप था फंसाने के लिए। चलिए जरा ध्यान से देखिए, प्राइमरी सेक्टर आप लोगों को पता होगा नेचर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अब एक बात बताइए, प्राइमरी सेक्टर नेचर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है और टर्शियरी सेक्टर जो होता है वो सर्विस से रिलेटेड होता है। यहां पर ट्रैप क्या है? ऑयल एक्सप्लोरेशन दे दिया है। एक्सप्लोर करना, ऑयल को एक्सप्लोर करना, वो तो बड़ा साइंटिफिक चीज है ना जी। उसके लिए तो आपको मिनरलॉजी आपको पता होना होता है, अलग अलग आजकल तो सैटेलाइट्स भी यूज होते हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह के लिए, कि कहां पर क्रूड ऑयल वगैरह के ज्यादा वो है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑयल एक्सप्लोरेशन है वो टर्शियरी सेक्टर है और ऑयल एक्सट्रैक्शन जो है वो है प्राइमरी सेक्टर। तो यहां पर क्रॉस कर दिया गया है, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर में आएगा ऑयल एक्सट्रैक्शन, ऑयल निकालना, धरती के अंदर से निकालना, दैट इज एक्सट्रैक्शन। तो प्राइमरी सेक्टर में है ऑयल एक्सट्रैक्शन और टर्शियरी सेक्टर में है ऑयल एक्सप्लोरेशन। विथ मी एवरीवन? तो इसीलिए इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका सी, 2 और 3 इनकरेक्टली मैच्ड। बाकी बी बिल्कुल सही है, सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंडरी सेक्टर ऑयल रिफाइनिंग, तो वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, इंडियाज स्कोर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा 63.99, ठीक है ना। इंडिया का जो स्कोर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करती है जी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है आपके एसडीएसएन के द्वारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एसडीएसएन पब्लिश करती है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट और उसी रिपोर्ट में इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का क्या स्कोर है? 63.99। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा इनमें से करेक्टली मैच्ड नहीं है? देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन से था, आप लोग जानते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज से रिलेटेड है, ये भी सही है। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। येलो रेवोल्यूशन गलत है। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड है। ऑयल सीड, सरसों के वो खेत फिल्मों वगैरह में देखा होगा, तो येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड है। फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो रेवोल्यूशन है उसको कहते हैं ग्रे रेवोल्यूशन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा गलत है। अरुणाचल प्रदेश इज इन दी विच कैटेगरी ऑफ एसडीजी इंडिया इंडेक्स? क्लास में एक्सक्लूसिवली कवर किया गया है, ठीक है ना। हमारे बेसिक वाले भी बैचेस में इसको कवर किया है और साथ ही साथ अरुणाचल स्पेशल में भी इसको कवर किया है और आपके अरुणाचल बजट में भी गवर्नमेंट इसके बारे में चर्चा कर रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम कंसिडरिंग दिस क्वेश्चन टू डायरेक्टली अपीयर इन योर एग्जाम। तो अरुणाचल प्रदेश कौन सी कैटेगरी में है? तो पहले हम परफॉर्मर की कैटेगरी में थे क्योंकि हमारा स्कोर 60 था, अब हमारा स्कोर बढ़कर हो गया है 65 और हम आ गए हैं फ्रंट रनर की कैटेगरी में। कैसी 4 कैटेगरी होती हैं ये सब बता रखा है मैंने क्लास में। Which one of the following is not an indicator of a national MPI? नेशनल एमपीआई का कौन सा इंडिकेटर है? अच्छा देखिए, यहाँ पर एक टाइपिंग एरर हुआ था छोटा सा, ये एंटीनेटल केयर की जगह एंटीनेटल कोर हो गया था। तो खैर, जिन्होंने भी ये दोनों ऑप्शन मार्क किए थे ना, ए या बी, मैंने उन दोनों को नंबर दिलवाया है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर बैंक बैलेंस होगा और एंटीनेटल कोर तो गलत हो गया ना, तो दोनों, ठीक है ना। बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक अकाउंट है, कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना। बता रखा है नेशनल एमपीआई में 12 इंडिकेटर्स हैं, ग्लोबल एमपीआई में 10 इंडिकेटर है, यहाँ 12 है। तो बैंक अकाउंट है, बैंक बैलेंस नहीं है और एंटीनेटल केयर, कोर की जगह केयर होगा, ठीक है ना। एक्चुअल में जो टर्म है वो है मैटरनल हेल्थ, तो ये दोनों ही गलत है, ठीक है ना। तो मैंने इन दोनों को, जिन्होंने मार्क किया है उन दोनों को नंबर दिलवाया है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन ऑफ वर्ल्ड बैंक इज वेरी फैक्चुअल, $2.15। अभी 2022 में ही चेंज किया गया है, तो ऑप्शन सी होगा आपका $2.15। नेक्स्ट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कैन बी कंसीडर्ड एज, देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी, ठीक है ना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते किसको है, ठीक है ना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है, क्लास में मैंने बताया था कि बाकी सारे मोर्टेलिटी रेट पर 1000 कैलकुलेट होते हैं, लेकिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट
पर लाख कैलकुलेट होता है, एंड दैट टू ओवर लाइव बर्थ। मैंने बता रखा है कि जब तक बच्चा जिंदा पैदा नहीं होगा तब तक महिला मां नहीं बनी, तो जब तक वो मां नहीं बनी तब तक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में उनका नाम कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा मदर डाइड पर लाख बर्थ, नॉट विमेन डाइड पर लाख प्रेगनेंसी। अगर विमेन प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में लाइव बर्थ देने से पहले मर गई, दैट वोंट बी कंसीडर्ड अंडर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बिकॉज शी डिड नॉट बिकम द मदर, वो मां बनी ही नहीं। नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्टिलिटी रेट हैज फॉलन बिलो रिप्लेसमेंट रेट। बहुत बड़ा न्यूज बना था, मैंने डेमोग्राफी में कवर करवाया है, ठीक है ना। और रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? रिप्लेसमेंट रेट इज दैट रेट एट विच प्रेजेंट जनरेशन इज गोइंग टू रिप्लेस द नेक्स्ट जनरेशन इन सेम नंबर, या फिर मतलब नेक्स्ट जनरेशन में भी जो पॉपुलेशन होगी ना वो इतनी ही रहेगी। वो कितना होता है जी? 2.1 चाइल्ड पर वुमेन, ठीक है ना। डी होगा सही ऑप्शन, ऑप्शन आपका 2.1 चाइल्ड, ठीक है। Now moving on, state with least consumption expenditure in consumption expenditure survey बताया है, very very important for this year। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद आया है ये सर्वे, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रहा है, तो पूछा जा सकता है। आपको नेचुरली लग रहा होगा बिहार सही आंसर, जो कि बिल्कुल गलत है, आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे कम कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर कौन सा स्टेट करता है? तो वो है छत्तीसगढ़, ठीक है ना, नॉट बिहार। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स इतना ज्यादा चर्चा में है, मोदी जी अभी बताइए सबसे मिलके आए हैं, आपके सी जिनपिंग से हाथ मिला के आए हैं। ब्रिक्स बैंक पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स बैंक, नाम उसका है न्यू डेवलपमेंट बैंक, लेकिन पॉपुलरली ब्रिक्स बैंक कहा जाता है, ठीक है। जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ और सैलिएंट फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कि इसका हेडक्वार्टर संघाई में है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नॉट इन मुंबई, नॉट एट रियो। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज एसोसिएटेड विथ, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना, ये किससे एसोसिएटेड हो सकता है? कुछ सोच के देखिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो नहीं ही होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, आंसर क्या होगा? बी, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है कि महिला पुरुष, पैट्रियार्की, ठीक है ना, अनटचेबिलिटी, ये सबको खत्म करना आपका सोशल डेवलपमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 16th फाइनेंस कमीशन इज चेयर्ड बाय, फैक्चुअल क्वेश्चन, अभी जस्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इसी साल, 30, इसी साल क्या मतलब जनवरी में स्टार्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 16th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन है? आपके अरविंद पनगड़िया जी हैं, जो हमारे फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन भी थे नीति आयोग के। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड मोर्टेलिटी कंसीडर्स डेथ अप टू, चाइल्ड मोर्टेलिटी में कब तक के बच्चों के मरने को कंसीडर किया जाता है? मैंने आप लोगों को बताया था 3 तरह की मोर्टेलिटी होती है। नियोनेटल, नियोनेट कहते हैं 28 डेज को, इन्फेंट कहते हैं 1 ईयर को, और चाइल्ड कहते हैं 5 ईयर को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? 5 ईयर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, सेंसेक्स इंक्लूड्स हाउ मेनी कंपनीज, ठीक है। क्लास में मैं कैपिटल मार्केट अच्छे से कवर करवाता हूं, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो हम बात करते हैं 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई का जो मेजर इंडेक्स है उसको निफ्टी 50 कहते हैं, उसमें 50 कंपनीज हैं, और बीएसई का जो मेन इंडेक्स है उसको हम सेंसेक्स कहते हैं, उसमें 30 कंपनीज हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन्फ्लेशन विथ रिड्यूसिंग रेट, इन्फ्लेशन तो है लेकिन रेट कम हो रहा है इन्फ्लेशन का, उसको क्या कहते हैं जी? डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। डिफ्लेशन होता है इन्फ्लेशन का उल्टा, मतलब महंगाई बढ़ने की बजाय घट रहा है, ठीक। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन तो है लेकिन इन्फ्लेशन के बढ़ने का रेट कम हो रहा है। लास्ट मंथ 10% बढ़ा था, तो इस बार 8% ही बढ़ा, अगली बार 6% ही बढ़ा। तो इन्फ्लेशन तो है लेकिन इन्फ्लेशन का रेट घट रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। नेक्स्ट वन इज द लेटेस्ट इंक्लूडेड मॉनेटरी पॉलिसी टूल, सबसे लेटेस्ट कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो इंक्लूड किया गया है? मॉनेटरी पॉलिसी टूल जो सबसे लेटेस्ट है दैट इज एसडीएफ, 2021-22 में इंक्लूड किया गया है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ उर्जित पटेल कमेटी ने बहुत पहले ही रिकमेंड किया था, ठीक है ना। एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक। एमएसएफ आपका 2011 से है, और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तो 2000 से चल रहा है। ट्विन डेफिसिट स्टैंड्स फॉर, ट्विन डेफिसिट किसको कहते हैं? दोहरा, जुड़वा घाटा, ठीक है ना, जुड़वा घाटा कहते हैं आपका फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट को, ठीक है ना।
फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने कवर किया है जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड पढ़ा है, और फिस्कल डेफिसिट किया है बजट में। पूरा एक्सटेंसिवली हम लोगों ने बजट को कवर किया है, चाहे वो यूनियन बजट हो और अरुणाचल स्पेशल में हमने आपके अरुणाचल के बजट को भी कवर किया है। तो ट्विन डेफिसिट स्टैंड्स फॉर फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which one of the following is not a committee associated with poverty calculation? Poverty calculation कौन सी कमिटी नहीं करती, से नहीं एसोसिएटेड है? हमने बात किया है पूरे हिस्ट्री में सारी कमिटीज के बारे में बात किया है, दांडेकर एंड रथ कमिटी से लेकर लास्ट सी रंगराजन कमिटी तक सबकी बात की है, ठीक है ना। वाई के अलग जी हैं, एस तेंदुलकर हैं ही, सुरेश तेंदुलकर, सी रंगराजन भी है, उर्जित पटेल कमिटी नहीं रहा है, तो उर्जित पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि नॉट पूछा है, ठीक है ना। उर्जित पटेल कमिटी हैज नॉट बीन एसोसिएटेड विद दिस। अरुणाचल प्रदेश हैज अ परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल एज पर नेशनल एमपीआई, नेशनल जो हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें कितना परसेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। द पॉइंट, द आंसर विल बी 13.76। हम लोगों ने कवर किया है इसको, अपने बेसिक्स के क्लासेस में भी कवर किया है और बजट में भी कवर किया है। और बजट में आपकी गवर्नमेंट, अरुणाचल की जो गवर्नमेंट है ना, उसने इस बात को अलग से फोकस भी किया है कि देखो हमारे यहाँ पहले 24+ हुआ करता था और पिछले 5 सालों में हमने इसको कम करके कितना कर दिया है, 13.76 कर दिया है। तो याद रखिएगा ये नंबर पूछा जा सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 3 कारण बता दिए आपको। एक तो अरुणाचल स्पेशल, दूसरा बजट में अलग से मेंशन किया गया है, तो ड्यू टू दैट इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है ना। Which one of the following is not a SDG? इसमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है, नॉट पूछा है। तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल है सर, 8th नंबर है, SDG 8 है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज सर बिल्कुल है, SDG 11 है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन सर ये भी बिल्कुल है, SDG 12 है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होता है, यहाँ चीप एनर्जी लिख रखा है और इसी कारण से ये गलत है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है ना, 7th नंबर आपका एसडीजी है, यहां पर चीप लिख दिया है इसीलिए गलत हो गया ये, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन मैंने बता रखा है, इनको कवर किया है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID। सारे दिखा रखे हैं, पूरा प्रॉपर मेंबरशिप वाला चार्ट खोल के दिखा रखा है कि सबका मेंबर है, ICSID का इंडिया मेंबर नहीं है। क्यों मेंबर नहीं है ये भी बता रखा है क्लास में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जीडीपी डेटा इज पब्लिश्ड बाय, जीडीपी कौन पब्लिश करता है जी, मॉस्पी पब्लिश करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और उसके अंदर भी कौन पब्लिश करती है, तो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आंसर क्या हो जाएगा जी, मॉस्पी, सी इज द करेक्ट आंसर। सीबीडीसी टर्म हैज बीन इन न्यूज, सीबीडीसी क्या है जी, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। खोल के दिखाया है मैंने अपने फोन में, आपको पूरा खोल के दिखाया है कि मेरे पास सीबीडीसी का जो वॉलेट है कैसे होते हैं। सीबीडीसी क्या है, आपका डिजिटल रुपी है जो आरबीआई ने लॉन्च किया है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, रिसर्च फर्म नहीं है। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट इज एसोसिएटेड विथ, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट 1987 में आएगा, ब्रंटलैंड कमीशन क्लास में बताया गया है, पूरा अच्छे से समझाया गया है कि कैसे कैसे आया था, ब्रंटलैंड कौन थे, सब कुछ। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट यही वो रिपोर्ट है जिसमें सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा मिलती है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाउ मेनी टारगेट्स आर देयर इन एसडीजी फॉर्मुलेटेड बाय यूनाइटेड नेशन? 10 नहीं सर, 17 होगा, और वो भी गलत है क्योंकि टारगेट पूछा है, गोल्स नहीं पूछा है। तो हड़बड़ी में नहीं मार्क कीजिएगा, इसीलिए ध्यान से देख के मार्क कीजिएगा। 17 गोल्स हैं, टारगेट्स 169 है, तो डी होगा करेक्ट आंसर, सी नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट। अगली बात, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हैज लीस्ट वेटेज। देख रहे हैं, थोड़ा सा अंदर घुस के ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लीस्ट वेटेज, वेटेज की बात बताई थी मैंने आप लोगों को कि किस इंडिकेटर को कितना वेटेज दिया गया है। तो जब वही हम देख रहे हैं तो सबसे कम वेटेज किसको दिया गया है, चाइल्ड एंड एडोलसेंस मोर्टेलिटी को 1/12 है, 1/12 है। देख लीजिए क्लास में, नोट्स में मैंने ये सारी चीजें मेंशन करवा रखी है। स्कूल अटेंडेंस को कितना है, 1/6, ईयर ऑफ स्कूलिंग को 1/6, सबसे कम है आपका एसेट को 1/21, 1/21। तो लीस्ट वेटेज हमारा आंसर हो जाएगा बी, एसेट्स। द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन
इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन शुड आरबीआई डू, आरबीआई को क्या करना चाहिए, रिड्यूस सीआरआर, इंक्रीज आरआर। मैंने बता रखा है पूरा, सारे मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने एक ही फॉर्मूला से आपको समझा दिया था कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो लिक्विडिटी को कम करना होगा, और अगर मार्केट में से लिक्विडिटी को कम करना है तो क्या करना होगा जी, इन मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिड्यूस सीआरआर का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, सीआरआर को तो बढ़ाया जाता है ताकि मनी ज्यादा आए इकोनॉमी से बाहर, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी, 2 ओनली, नॉट 1। रिड्यूस सीआरआर इज रॉन्ग, ठीक है ना। फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर यूनियन गवर्नमेंट फॉर 2025-26 इज 4.5% ऑफ जीडीपी, एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड। बजट खोल के दिखाया है आप लोगों को कि हमारे गवर्नमेंट का टारगेट है 4.5% तक ले आना। पूरी कहानी सुनाई थी कि कैसे कोविड के दौरान जो है, कोविड के पीरियड में हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़कर 9% तक पहुंच गया था। पूरी कहानी समझा रखी है क्यों क्या कैसे हुआ था। टारगेट क्या है, 4.5% ऑफ जीडीपी लाना। इन्फ्लेशन टारगेट इन इंडिया क्या है, इन्फ्लेशन टारगेट सीपीआई सीपीआई कंबाइंड का टारगेट है इंडिया में 4 ± 2%। ऐसा क्यों है, क्यों जीरो नहीं करना चाह रहे हैं, 0% इन्फ्लेशन होना कैसे इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है, सारी कहानी समझा रखी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, 4 ± 2%। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान क्लास में बता रखा है आप लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। इस बार के यूनियन बजट में अनाउंस किया गया है और अभी 1 मंथ पहले जो है वो गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया है। आप लोगों के ग्रुप पर भी डला हुआ है पूरा इंफॉर्मेशन, देखा होगा आप लोगों ने। अमर नॉलेज हब जो हमारा ग्रुप है, अमर नॉलेज हब टेलीग्राम पर जो ग्रुप है, वहां पर मैंने इसका पूरा जो नोटिस था वो भी डाल रखा है। तो अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी देखा होगा तो इसके अंडर 17 मिनिस्ट्रीज को साथ लाया गया है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। मतलब क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना। तो कई सारी मिनिस्ट्रीज है ना, लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी देना होगा, घर भी देना होगा, पानी भी देना होगा, बिजली भी देना होगा। तो कई सारी मिनिस्ट्री साथ आ रही है, 17 मिनिस्ट्री साथ आ रही है। आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है ना, क्लियर है। आंसर विल बी ऑप्शन सी, 17। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस, मिक्स्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस बता रखा है पूरा डिटेल में। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या कहते हैं, जिसमें कैपिटलिज्म के भी लक्षण है और सोशलिज्म के भी लक्षण है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, वेयर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट। बताया था एग्जांपल कि भारत में जियो है तो बीएसएनएल भी है, क्यों, क्योंकि भारत मिक्स्ड इकोनॉमी है। समझ में आया। तो यहां पर प्राइवेट कंपनीज भी हैं और पब्लिक कंपनीज भी हैं। पब्लिक कंपनीज का मतलब सरकारी कंपनियां। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ, बता रखा है आप लोगों को कि इसमें से क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ चलता है, इन्फ्लेशन। मैंने बताया था कि कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी बिकॉज इट शोज दैट देयर इज डिमांड इन इकोनॉमी एंड इट विल लीड टू मोर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इन इकोनॉमी, ठीक है। हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। 1991 का जब रिफॉर्म आ रहा है तो पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है ना, इज इकोनॉमिस्ट, उन्हीं का पूरा प्लान था। द मेन रीजन फॉर द लो ग्रोथ रेट इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ हाई रेट ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन, भारत में ठीक ठाक सेविंग है, कैपिटल फॉर्मेशन भी हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ग्रोथ रेट जो है वो कम क्यों रह रहा है, उसके पीछे रीजन है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है कि एक यूनिट निकालने में, आउटपुट निकालने में आपको कितना ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ रहा है। तो हाई है हमारे यहाँ, कि मतलब आउटपुट आपको थोड़ा सा चाहिए तो उसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो डी इज द करेक्ट आंसर हियर। Which of the following sustainable development goal will target to water availability? SDG 6 बोल रखा है, SDG तो आपको याद होने चाहिए, टिप ऑफ टंग होने चाहिए सारे, 17 के 17 आपको टिप ऑफ टंग होने चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। तो SDG 6, ठीक है ना, क्लीन एंड क्या बोलते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन 6th है आपका, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी वो 7th है।
तो इसका आंसर आपका 6 होगा, ठीक है ना। इसका आंसर यहाँ पर तो हमसे वाटर अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट पूछ रहा है ना, तो आंसर यही होगा। Which one of the following organization publishes Human Development Report? HDR कौन पब्लिश करती है जी? UNDP पब्लिश करती है। Human Development Report very very important, 3 dimension, 4 indicator, everything is clear, सब कुछ समझा रखा है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ UNDP इंक्लूड्स, UNDP का जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो इंक्लूड करता है 10 इंडिकेटर, सीधा सीधा। Which one of the following has chosen gross national happiness as the index of progress? हमारा पड़ोसी वेस्टर्न नेबर आवर भूटान मेंशन करवा रखा है क्लास में कि बाकी सारे कंट्रीज जीडीपी कैलकुलेट करती हैं, वो जीडीपी नहीं कैलकुलेट करता है। वो कहता है कि हमारे लोग खुश रहें वही हमारे लिए बहुत है, तो वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कैलकुलेट करता है। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू, क्या काम करती है? इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन, ठीक है ना। इंद्रधनुष टीकाकरण, ठीक है ना, सबको वो वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है ना, तो इम्यूनाइजेशन के लिए ही ये चलाया गया था, वैक्सीनेशन के लिए। Who among the following was the architect of community development in India? ठीक है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट के आर्किटेक्ट कौन थे? BR मेहता, ठीक है ना। बलवंत राय मेहता कमेटी आप लोग पढ़ते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड रहे हैं भारत में। इन्होंने ही सजेस्ट किया था पंचायती राज का मॉडल। क्यों? क्योंकि इन्होंने पाया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट इतना अच्छा होने के बावजूद फेल हो गया था, तो इन्हीं का नाम आता है BR मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पॉलिटी में भी पढ़ा होगा इनका नाम, तो ठीक है ना। तो BR मेहता इज द करेक्ट आंसर हियर। मेजर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये ऑफ यहां पर गड़बड़ हो गया है। मेजर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसमें से कौन सा कर्व इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करता है? क्लास में बता रखा है, लॉरेंज कर्व है। मैक्स ओ लॉरेंज इकोनॉमिस्ट थे, पूरा चार्ट समझा रखा है कैसे कर्व बनता है, इससे कैसे गिनी कोफिशिएंट निकाला जाता है, वो तक समझा रखा है क्लास में। आई एम एक्सपेक्टिंग कम से कम नाम तो याद रहा ही होगा आपको, अगर वो पूरी कहानी कैलकुलेशन फॉर्मूला नहीं याद रहा हो तो लॉरेंज कर्व होगा, बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट वन इज नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, नीति आयोग कब बना था जी? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना, 1 जनवरी 2015 को बना था। Which one of the following is not included in GST? आपको पता होगा कि इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड सबसे बड़ा रिफॉर्म लाया गया था GST, and it was implemented in India on 1 July 2017 by the then फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी, अब तो गुजर चुके हैं। तो GST लाया गया था और GST में कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया था, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज तो आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते थे। केवल कस्टम ड्यूटी है जो इसके अंदर नहीं है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? बॉर्डर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो ड्यूटी लगाया जाता है ना, उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं, वो आज भी वैसे ही है। तो आंसर होगा, यहाँ नॉट पूछा है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इन इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी, इसमें से फिस्कल पॉलिसी कौन बनाती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना। फिस्कल पॉलिसी बनाना किसका परव्यू है जी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का परव्यू है, ठीक है ना। नॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है या उससे एसोसिएटेड है। फाइनेंस कमीशन तो एक बार बनती है, वो तो फॉर्मूला देती है, नीति आयोग नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Which one of the following is the responsible for the preparation and presentation of union budget in parliament? अब देखिए, थोड़ा सा अंदर घुस गया मैं इस क्वेश्चन में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट्स, उन डिपार्टमेंट्स में कौन बनाता है? मैंने मेंशन किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है ना। आप लोगों की यहाँ फ्री क्लास भी चलाई गई थी यूनियन बजट पर, जब यूनियन बजट आया था तब वहां पर मैंने पूरा समझाया था कि बजट कैसे बनता है, क्यों बनता है, कौन कौन इससे एसोसिएटेड है, सारी बातें बताई थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा जी? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इन यूनियन बजट 2024-25 द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज, सबसे ज्यादा खर्चा किस पर हो रहा है? ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है शेयर्स टू स्टेट्स। पूरा चार्ट दिखाया है आप लोगों को, कौन से सेक्टर को, वो वाला चार्ट दिखाया था ना यूनियन बजट में कि रुपीज कम्स फ्रॉम एंड रुपीज गोज टू, तो सबसे ज्यादा कहां जा रहा है जी? शेयर्स टू स्टेट्स। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग बजट डेफिसिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें से आपको बोला है क्या कि इनके वैल्यू के बेसिस पर क्या करो, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाकर दिखाओ कि ज्यादा कौन है कम कौन है। तो सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है ना। डिसेंडिंग बोला है तो ज्यादा वाले को पहले रखना है, तो फिस्कल डेफिसिट सबसे ज्यादा है तो 2 पहले नंबर पर आना चाहिए। फिर उसके बाद आता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, तो फर्स्ट
2, 3, 1। प्राइमरी डेफिसिट सबसे कम है, फिस्कल सबसे ज्यादा, तो 2 सबसे पहले, फिर रेवेन्यू डेफिसिट तो 3, और फिर प्राइमरी डेफिसिट तो 1। ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पूरा चार्ट खोल के दिखा रखा है आपको जी, फिस्कल में से कैसे रेवेन्यू वाला निकालते हैं, फिस्कल डेफिसिट में से कैसे इंटरेस्ट को माइनस करके प्राइमरी डेफिसिट निकलता है। एवरीथिंग हैज बीन एक्सक्लूसिवली एक्सप्लेन्ड इन द क्लास। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा चार्ट, पूरा चार्ट दे रखा है आप लोगों को, ग्रुप में भी डाल रखे हैं वो वाले इमेजेस, तो वहां से भी देख सकते हैं आप लोग। इफ इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट द रिमाइंडर विल बी। अगर इंटरेस्ट पेमेंट को फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा जी, आपका प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। अभी ये तो बताया। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट वाज पास्ड इन 2003। इसी के अंदर टारगेट वगैरह की बात होती है कि ऐसे ना कि भाई घाटा को बढ़ाते रहोगे अपनी मर्जी जो भी, तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में लाया गया था। क्लास में मैंने कवर नहीं किया, हम मेंस में कवर कर रखा है, पीटी में कवर नहीं किया है, लेकिन हमेशा न्यूज में रहता है, तो एक बार आपको ये पता होना चाहिए FRBM एक्ट। Who amongst the following benefits most from inflation? इन्फ्लेशन का फायदा किसको मिलता है जी, डेटर्स को, जो उधार लिए होते हैं उन्हीं को फायदा मिलता है, बता रखा है मैंने। ठीक है ना, कैसे फायदा मिलता है पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है। ठीक है ना, पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है, एक बार खुद से सोचिएगा, पूरी कहानी समझा रखी है कि मैंने आपसे 1 लाख रुपया लिया, उससे मैंने जमीन खरीद लिया, महंगाई बढ़ गई तो मेरा जमीन का प्राइस ज्यादा बढ़ गया, मुझे आपको कम देना है वापस, तो जो उधार लेता है उसको फायदा होता है महंगाई में। द नेक्स्ट वन इज हेडलाइन इन्फ्लेशन, किस पर होता है जी, CPIC, बता रखा है। क्यों हेडलाइन कहते हैं ये तक बता रखा है, क्यों हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं CPI कंबाइंड को, दिस हैज आल्सो बीन डिस्कस्ड इन क्लास। ठीक है ना, CPI कंबाइंड को हेडलाइन इन्फ्लेशन इसलिए कहते हैं क्यों, क्योंकि न्यूज का हेडलाइन इसी के बेसिस पर बनता है। आगे देखिए, मतलब न्यूज में जो हेडलाइन बनता है ना कि भारत में इतनी महंगाई बढ़ गई, इतनी घट गई, उसमें इसी का डेटा यूज होता है। Which one of the following is not a method to control inflation? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इसमें से क्या नहीं करोगे, क्या करोगे जी, डिमांड को कंट्रोल कर दोगे, हाँ, या सप्लाई को कंट्रोल कर दोगे, कि रिड्यूसिंग रेट ऑफ टैक्स। एक बात बताइए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दोगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दोगे तब तो लोग ज्यादा पैसा नहीं लेने लग जाएंगे जी। बंद हो गया क्या, चल रहा है रिकॉर्डिंग, श्योर ना। तो अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे तब तो एक बात बताइए क्या हो जाएगा जी, तब तो लोग और ज्यादा लोन लेने लग जाएंगे ना, तो लिक्विडिटी तो ज्यादा बढ़ जाएगी, और लिक्विडिटी बढ़ेगी तब तो इन्फ्लेशन भाग जाएगा फिर। तो सी नहीं होगा मेथड, बाकी सारे होंगे। आप डिमांड को कंट्रोल कर दीजिए तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाएगा, अगर आप मनी के सप्लाई को कंट्रोल कर लीजिए तो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, रैशनिंग ऑफ कमोडिटीज उससे भी हो जाएगा। आगे देखिए, which one of the following is not a nationalized bank? कौन सा इसमें से नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, ऑब्वियसली ICICI बैंक। ठीक है ना, ICICI बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। NABARD came into existence 1981। ठीक है ना, C is the correct option here, 59। NABARD came into existence कब आया था जी, NABARD आपके एग्जिस्टेंस में, NABARD आपके एग्जिस्टेंस में आया है 1981। ठीक है ना, सॉरी 1981 नहीं, 1982 शिवरमन कमेटी का रिकमेंडेशन आया था, शिवरमन कमेटी का रिकमेंडेशन आया था और उसके बेसिस पर 1982 में बना है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, मैंने 1981 बोल दिया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1982 है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी इन एन इकोनॉमी इन इज एन इकोनॉमी इन विच, क्लोज्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं जी, जो क्या करता है, नीदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक प्लेस। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, मनी सप्लाई वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ओनली एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस नहीं, डी होगा करेक्ट आंसर, कि ना तो वो इंपोर्ट करता है ना ही एक्सपोर्ट करता है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मींस, इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैं बताता हूं क्लास में, कि बाहें खोल देना पूरे विश्व के लिए। तो स्टेपिंग अप एक्सटर्नल बोरोइंग नहीं, स्टेबलाइजिंग अब्रॉड नहीं, हैविंग मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन अदर कंट्रीज, गिविंग अ प्रोग्राम फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सी जो है वो ज्यादा, देखिए ये भी फैक्टर हैं, ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड लाइंस हैं, किससे, ग्लोबलाइजेशन से।
but the most appropriate option or the most appropriate explanation is given by option number C. ठीक है ना, option number C, which is having minimum possible restriction on economic relation with other countries. ठीक है ना, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं, बोला ना बाहें खोल देना पूरे विश्व के लिए कि आओ भाई सब लोग आओ, सबके साथ हम रिश्ता बनाएंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो ये है आपका 61। 62 बी रेडी रिपोर्ट 3 अक्टूबर को आया है ये रिपोर्ट, पहली बार ये रिपोर्ट आया है क्वेश्चन आपके एग्जाम में टेस्ट में। बी रेडी रिपोर्ट पब्लिश कौन कर रहा है जी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप पब्लिश कर रहा है। मैंने क्लास में बताया है ये वही आपका ईज ऑन डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है ना, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है बी रेडी रिपोर्ट। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज एट वॉशिंगटन डीसी। ब्रिटेन वुड्स ट्विंस वगैरह सब पढ़ा रखा है, कब बना था, आईएमएफ वगैरह कौन क्या है कैसे है सब कुछ। द मेन फंक्शंस ऑफ आईएमएफ इज टू, आईएमएफ का मेन फंक्शन क्या है, आईएमएफ का मेन फंक्शन है अरेंज इंटरनेशनल डिपॉजिट नहीं, हेल्प टू सॉल्व बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स टू मेंबर कंट्री। बी इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए तो देखते हैं कि जब भी कोई कंट्री प्रॉब्लम में आती है तो कहां पहुंचती है, आईएमएफ के पास पहुंचती है। क्यों, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम में फंसोगे तो आईएमएफ के पास जाने पर वो आपकी मदद करेगा। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के लिए आईएमएफ है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के लिए वर्ल्ड बैंक है, प्राइवेट सेक्टर नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है ना। द टर्म पेपर गोल्ड रेफर्स टू, यही चीज देती है जी आईएमएफ। जब आप आईएमएफ के पास जाते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंसकर, क्या होता है बीओपी क्राइसिस, क्लास में समझा रखा है। ठीक है ना, कि जब आपको पेमेंट करने के लिए आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, क्यों, क्योंकि रुपया थोड़ी चलेगा जी बाहर में, तो ऐसे में आप आईएमएफ के पास जाते हैं, आईएमएफ आपको अपनी करेंसी देती है। करेंसी नहीं है, एक तरह का राइट है जिसको कहते हैं एसटीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के बारे में मैंने समझाया है कि ये आईएमएफ के ऊपर क्लेम नहीं है बल्कि इसके सारे मेंबर कंट्रीज के ऊपर क्लेम है, तो सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसडीआर। इसको आईएमएफ की करेंसी भी कहते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है जी, आईएमएफ करता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आईएमएफ से रिलेटेड 3 क्वेश्चन लगातार मिल गए आपको। द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ कहां है जी, जेनीवा में है, जेनीवा स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, वहीं पर है आपका डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर। व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक क्या है। ठीक है, इस बार इंप्रूव हुआ है और इंप्रूव होके अब इंडिया का रैंक कितना हो गया है, तो इंडिया का रैंक हो गया है आपका 129। मतलब स्कोर इंप्रूव हुआ है, रैंक खराब हुआ है, 129 हो गया है। पहले 127 था, स्कोर इंप्रूव हुआ है, रैंक खराब हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, स्कोर मार्क्स हमारा बढ़ा है लेकिन रैंक पीछे हो गया है, क्यों, क्योंकि बाकियों ने हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया होगा। ठीक है ना, होगा क्या मतलब किया ही है। Which one of the following are characteristics of socialist economy? सोशलिस्ट इकोनॉमी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन तो नहीं होना चाहिए, तो 4 जिसमें है काट दीजिए, सी और डी तो गया, एलिमिनेशन सीखिए। प्रॉफिट ओरिएंटेशन तो कैपिटलिज्म, तो 4 काट दीजिए। फ्री मार्केट कंपटीशन, कंपटीशन वगैरह की बात नहीं करेगा, तो पहला भी गया, आंसर बी होगा आपका। 2 and 3 देख लीजिए। इक्वालिटी, ऑब्वियसली सोशलिज्म टॉक्स अबाउट इक्वालिटी एंड गवर्नमेंट ओन्स नेचुरल रिसोर्सेस, सो 2 and 3 बी इज द करेक्ट आंसर। अरेंज द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एज देयर शेयर इन नॉमिनल जीडीपी इन इंडिया, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। क्लास में बता रखा है आप लोगों को, पूरा चार्ट खोल के दिखा रखा है इकोनॉमिक सर्वे का कि 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, तो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा होना चाहिए। इन दोनों में है सर, चलिए अब इन दोनों में खोजते हैं। एग्रीकल्चर सबसे कम है, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर लगभग 20%, आपका इंडस्ट्री लगभग 30% और आपका सर्विस सेक्टर लगभग 50% इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे कम एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री और फिर सर्विस सेक्टर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, इंडिया इज द लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर, $120 बिलियन, एंड इंडिया इज फॉलोड बाय, इंडिया के बाद कौन है, चाइना ना, बिल्कुल गलत, मैक्सिको इज द करेक्ट आंसर हियर। मैक्सिको होगा, इंडिया के बाद सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीवर मैक्सिको है। ठीक है ना, ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन कर रखा है, क्लास में दिखा भी रखा है आप लोगों को। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल जीडीपी, बिल्कुल सही है। हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है, 5th नंबर पर हम हैं।
इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी एट पीपीपी। बिल्कुल सही बात है ये भी, जीडीपी एट पीपीपी पर चाइना फर्स्ट, अमेरिका सेकंड, इंडिया थर्ड। ठीक है ना। क्या होता है जीडीपी एट पीपीपी? परचेजिंग पावर पैरिटी, क्लियर कर रखा है मैंने, क्लास में समझा रखा है। तो दोनों सही है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? बोथ 1 and 2। Emphasizing on people and their capabilities is associated with, लोगों की कैपेबिलिटी पर फोकस करना किससे एसोसिएटेड है? सोशल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए याद कीजिए, क्लास में मैंने बताया था अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ाया है पूरा। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? 73 का ह्यूमन डेवलपमेंट। उन्नति स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्नति स्कीम, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ज्यादा फोकस करके लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। हमारे बजट, अरुणाचल बजट में भी इसकी चर्चा मिलती है। मोसी के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। बी विल बी द करेक्ट आंसर। इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, ठीक है ना, उसके लिए उन्नति स्कीम चलाई गई है। आंसर हो जाएगा आपका बी। पीएम सूर्योदय स्कीम लॉन्च इन 2024, जनवरी में ही लॉन्च किया गया था। हैज द टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर सिस्टम इन हाउ मेनी हाउसहोल्ड्स? आंसर इसका क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर होगा आपका 1 करोड़। देखिए ऑप्शन में भी मिल जाएगा, पहला ही ऑप्शन, 1 करोड़ घरों में। इसी को बाद में जो है ना सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नाम से रीब्रांड किया गया। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि सूर्योदय स्कीम मोदी जी ने खुद लॉन्च किया है, ठीक है ना, जनवरी में। ठीक, तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा 1 करोड़। इसी को बाद में फरवरी में रीमॉडल कर दिया गया पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है ना, जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली मिलती है आपको सोलर वगैरह लगाने पर। आगे देखिए, प्रेरणा एज एन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन 2000 फॉर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। कौन कौन से क्लास के सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए? हाँ जी, कौन से? 9 to 12, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रेरणा ये जो स्कीम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है, जिसमें क्या है आपको मतलब रहने वगैरह की भी सुविधा दी जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से चलाया गया है और इसका टारगेट है कि 9 से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए क्या किया जाएगा? कुछ प्रोग्राम किया जाएगा। कुछ चुनिंदा बच्चे जो थोड़े से मेरिटोरियस होंगे, जो उस तरह के बच्चे होंगे, उनके लिए चलाने की बात हो रही है। यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। पेंशन स्कीम इस बार लॉन्च किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इट? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन ऑफ 10,000 रुपी आफ्टर नॉट 25 ईयर, नहीं, आफ्टर 10 इयर्स ऑफ सर्विस। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है कि लास्ट 12 मंथ का जो भी आपका 50% का एवरेज बेसिक पे होगा ना, वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। तो 2 इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। आपको पता होगा ना, न्यू पेंशन स्कीम को मॉडिफाई कर दिया गया है और अगले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से ये आपका यूपीएस फिर से लागू हो जाएगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा था ये जब आया था तब, ठीक है ना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आपको पता है भारत में जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को फ्री में अनाज दिया जाता है। तो इसको एक्सटेंड किया गया है, 2023 में एक्सटेंड कर दिया गया है 5 ईयर के लिए। आंसर हो जाएगा डी, 2028, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हमारे अरुणाचल के बजट में भी है कि भारत में, अरुणाचल में लगभग बहुत बड़ी पॉपुलेशन को, मुझे जहां तक आंकड़ा याद आ रहा है 8 लाख से ज्यादा लोगों को दिया जाता है, ठीक है ना। तो 78 का डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 78 का डी, 2028, ठीक है ना। 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, नेक्स्ट 5 ईयर। इन बजट 2024-25 कॉर्पोरेट टैक्स ओवर फॉरेन कंपनीज, पूरा क्लास में बता रखा है, पूरा ईच एंड एवरी कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कितना सेस लगता है, कितना सरचार्ज लगता है, एवरीथिंग हैज बीन क्लियर्ड इन क्लास, ठीक है ना। पहले 40% लगता था, उसको इस साल कम कर दिया है और 35 कर दिया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहले 40 लगता था, अब घटा दिया है इस साल के यूनियन बजट में और 35 कर दिया है। बिगेस्ट टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए टैक्स का सबसे बढ़िया सोर्स क्या था? इनकम टैक्स, ठीक है ना। 19% ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम इनकम टैक्स। सेकंड नंबर पर था आपका जीएसटी और थर्ड नंबर पर था आपका कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक। यूनियन बजट हैज इंप्लीमेंटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कर दिया है जी? 12.5। पूरा शेयर मार्केट में हल्ला हुआ पड़ा था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले 10% था शेयर्स के ऊपर, ठीक है ना। लैंड वगैरह के ऊपर 20% लगता था, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। समझा रखा है इंडेक्सेशन क्या है।
अब 12.5% फ्लैट कर दिया है, लेकिन जो लैंड वगैरह पर पहले इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था दैट हैज बीन विथड्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 12.5%। यूनियन बजट अनाउंस्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विथ इंडस्ट्रियल नोड एक्ट। यूनियन बजट में चर्चा है उधर अमृतसर को इधर कलकत्ता से लिंक करना है, तो उसमें एक इंडस्ट्रियल नोड बनाया जाएगा, नोडल पॉइंट होता है, वो कहां बनाया जाएगा? गया में। नीतीश जी ने ना समर्थन दिया है तो गया, बिहार की बात खूब 20 बार के बजट में, आप लोगों को पता होगा, नायडू नीतीश, ठीक है ना, दोनों के सपोर्ट से ना गवर्नमेंट बनी है, तो गया में बनाने की बात हो रही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाउ मेनी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाज अनाउंस्ड इन बजट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस बार के बजट में अनाउंस किया गया है, कितने बनाने के लिए? 100 बनाने के लिए किया गया है 100। क्या होते हैं पेमेंट बैंक्स? सारी बातें क्लास में बताई गई है। नचिकेत मोर कमेटी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक क्यों बनाए गए थे, क्या फायदे हैं, क्या प्रोविजन है, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड। जनमन स्कीम was launched by सेंट्रल गवर्नमेंट। जनमन स्कीम सुना तो होगा ही, लास्ट ईयर 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा की जन्म तिथि को मनाया जाता है, उसी दिन लॉन्च हुआ था 2023। It has been launched to improve socio-economic condition of ST population. It was announced by PM on, ये बात तो बिल्कुल सही, मैंने पहले ही बोल दिया। नोडल मिनिस्ट्री मोटा, बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो सर फिर गलत क्या है? गलत पहला स्टेटमेंट है, ये एसटी पॉपुलेशन के लिए नहीं है, ये पीवीटीजी पॉपुलेशन के लिए है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, केवल पीवीटीजी के लिए है, नॉट फॉर एसटी। ध्यान रखिएगा, यही ट्रैप था यहाँ, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 and 3 आर ओनली करेक्ट। ठीक, अब ये नहीं बोलिएगा क्या कि सर पीवीटीजी भी तो एसटी में आते हैं, तो एक बात बताइए, स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना, वो सारे एसटी के लिए थोड़ी है, केवल पीवीटीजी के लिए है ना, तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना। किसी स्टेटमेंट को गलत होने के लिए केवल एक पॉइंट गलत होना जरूर इनफ है, लेकिन सही होने के लिए उसके सारे पॉइंट सही होने चाहिए। सर बहुत बड़ी बात बोली आपने, हाँ ध्यान से रखिएगा, किसी स्टेटमेंट को अगर गलत करवाना है ना, तो कोई एक पॉइंट भी गलत हो तो वो स्टेटमेंट गलत है, लेकिन अगर उसको सही होना है तो फिर उसके सारे पॉइंट सही होने चाहिए। ठीक, तो पीवीटीजी के लिए है, एसटी के लिए नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ अरुणाचल बजट। अरुणाचल का जो बजट आया है उसमें इसमें से कौन सा पिलर नहीं है? इंडिजिनस कल्चर नहीं है, बाकी तीनों है। वाइब्रेंट इकोनॉमी, हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिजिनस कल्चर नहीं है, तो हमसे नहीं पूछा है ना, तो ए आंसर हो जाएगा। द फिस्कल डेफिसिट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कितना रहा जी? बजट में अरुणाचल स्पेशल जब कवर करवाया है तो अरुणाचल का बजट पढ़ाया है वहां पर, और वहां पर ये बात अलग से मैंने हाईलाइट करके दिखा रखा है, देखिए ना, आपको हाईलाइट करके दिखा रखा है पूरा प्रॉपर कि अरुणाचल का फिस्कल डेफिसिट कितना रहा। ये देखिए 3 पिलर्स दिख रहा है ना, हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स, वाइब्रेंट इकोनॉमी, हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स, वाइब्रेंट इकोनॉमी और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों है ना। ये आपका अरुणाचल बजट है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट मैंने खोल रखा है, इसी में आपके फिस्कल डेफिसिट की भी चर्चा है। टू 2.5% है, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। ये देखिए यहां मिल जाएगा आपको, है देखिए 2.5% ऑफ जीएसटीपी इन 2024 फिस्कल डेफिसिट 2.5%, ठीक है। तो ये सारी चीजें कवर की गई हैं पूरा, ठीक है ना। आगे देखिए कहां गया जी, इसके बाद हाँ, इंडियाज रैंक इन एचडीआई 2024 में इंडिया का रैंक 134 है, 2 रैंक पीछे चले गए हैं, 132 थे अब 134 पर पहुंच गए हैं, तो 2 रैंक हम पीछे जा चुके हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग इंडिया में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरा देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, ये तो वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जरा ध्यान से देखिए। इफ यू विड्रॉ, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट किसको कहते हैं? सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट को। द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई अनचेंज्ड रहेगा, क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, जब वो आपके अकाउंट में भी था तब भी तो वो इकोनॉमी में ही था, आपने निकाल लिया तब भी तो इकोनॉमी में ही है, तो मनी के सप्लाई में कोई डिफेक्ट थोड़ी पड़ा जी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अरे बैंक उस पर लोन दे रही थी किसी को, अब आपने निकाल लिया तो इकोनॉमी में ही तो रहा,
अनचेंज्ड। डी होगा करेक्ट आंसर। एफडीआई इन इंडिया टेक्स प्लेस बाय गवर्नमेंट रूट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, मोसी के अंदर आती है। गवर्नमेंट रूट के थ्रू अगर भारत में एफडीआई करना है तो इसी के पास जाता है आपका एप्लीकेशन। इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया कम्स अंडर रेगुलेशन ऑफ, इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डीआईसीजीसी, ठीक है ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, क्या करती है जी? 5 लाख रुपी ऑफ डिपॉजिटरीज इंश्योर्ड पर अकाउंट, नहीं पर बैंक। एक बैंक में आप जितना भी पैसा डालेंगे वो सारा एक ही कहलाएगा, ठीक है ना। चाहे आपने फिक्स डिपॉजिट करवा रखा हो, सेविंग अकाउंट में रख रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने अगर एक बैंक में अलग अलग जितना भी डाला है वो सारा एक में ही आएगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, पर अकाउंट नहीं होगा, पर बैंक होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा है डीआईसीजीसी चार्जेस 12 पैसा पर 1 रुपी, नहीं ये भी गलत है, पर 100 रुपी प्रीमियम के रूप में चार्ज करती है, वो भी बैंक से चार्ज करती है कि 100 रुपया का डिपॉजिट हुआ है तो उस पर 12 पैसा प्रीमियम दो। और उसी पर क्या होती है, जब कोई बैंक फेल होती है तो उसके डिपॉजिटर का 5 लाख तक का पैसा वापस कर देती है, ठीक है ना। मनी विल बी गिवन टू डिपॉजिटर्स इन 3 मंथ, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि पहला दूसरा गलत है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई? आरबीआई की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये तो पिछले वाले स्टेटमेंट से भी आप कर सकते थे। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, बिल्कुल है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मुलेटिंग फिस्कल पॉलिसी, बिल्कुल नहीं है, पीछे हमने देखा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है जी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा खोजिए तो किस किस में है? बी और डी तो गए। मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। रेगुलेटिंग मनी मार्केट, ये भी ठीक है। तो 1, 3, 4 मनी मार्केट को रेगुलेट आरबीआई ही करती है, ठीक है ना। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? 6, 3 गवर्नमेंट की तरफ से, 3 आरबीआई की तरफ से। याद कीजिए, पूरी कहानी समझा रखी है। टाई होगा तो आरबीआई के गवर्नमेंट के पास एक एडिशनल वोट हो जाता है और वो जीत जाता है, तो वही चेयरमैन होता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन इज द ओनली क्रिप्टो करेंसी, बिल्कुल नहीं जी, पूरा लिस्ट दिखा रखा है आप लोगों को। इथेरियम, सोलानो, कार्डानो, डोजी कॉइन, शिबा इनू सब दिखा रखा है, तो बिल्कुल नहीं है, पहला तो गलत। करेक्ट पूछा है ना। हाँ, क्रिप्टो करेंसी इज ट्रांसफर्ड थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए। आरबीआई ई रूपी इज ऑल्सो क्रिप्टो करेंसी, नहीं जी, आरबीआई का ई रूपी कहां से क्रिप्टो करेंसी है? बिल्कुल नहीं है। बिटकॉइन वाज डेवलप्ड बाय यूएसए, नहीं। जापान में नाम आता है, सातोशी नाकामोतो नाम का कोई है, क्या है नहीं पता, समझ में आया ना। तो जापान से एसोसिएटेड माना जाता है, बट ये जो सातोशी नाकामोतो है ये कोई इंसान है, कंपनी है, नोबडी नोस। तो सही आंसर क्या होगा आपका? बी होगा, क्रिप्टो करेंसी इज ट्रांसफर्ड थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। How many of the following steps should government take to come out of recession? जब रिसेशन आ जाएगा तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या करेगी? लॉन्च मोर गवर्नमेंट स्कीम, बिल्कुल स्कीम लॉन्च करेगी तभी लोग स्पेंडिंग करेंगे, स्पेंडिंग करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा देखिए, हाउ मेनी पूछा है तो खाली एलिमिनेशन नहीं चल पाएगा यहाँ, ठीक है ना। अगला देखिए, डिक्रीज टैक्स रेट, टैक्स रेट घटाएगी, ऑब्वियसली घटाएगी तभी तो लोग ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। ईज एफडीआई नॉर्म्स, एफडीआई नॉर्म्स इंक्रीज करेगी तभी तो भारत में पैसा आएगा। इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ाएगी, खूब सारा ब्रिज सड़क वगैरह बनाएगी तो लोगों के को नौकरी भी मिलेगी, लोगों के पास पैसा भी जाएगा और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। बाई बैक सोवरेन बॉन्ड्स, बाई बैक करने का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू कर रखे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं क्लास में समझा रखा है। अब अगर उसका बाईबैक करेगी तो इसका मतलब क्या है कि पैसा दे रही है कि लो पैसा अपना पकड़ो, मेरा बॉन्ड वापस कर दो। तो मनी पैसा इकोनॉमी में जा रहा है। ऑल 5 स्टेप्स 96 का करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन डी 96 का। रुकिए तो एक बार देखता हूं मैं, डी होना चाहिए 96। हाउ मेनी शुड गवर्नमेंट टेक टू कम आउट ऑफ रिसेशन? मोर गवर्नमेंट स्कीम करेगी, डिक्रीज टैक्स रेट करेगी, ईज एफडीआई नॉर्म्स करेगी। अच्छा, ये 5वां गलत हो जाएगा। सोवरेन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? सोवरेन बॉन्ड्स का मतलब होता है जो भारत ने भारत के बाहर दे रखे हैं।
अब एक बात बताइए, अगर उनका बाईबैक करेगी तब तो भारत से पैसा बाहर जाने लग जाएगा ना जी, हमको तो भारत में ना पैसा चाहिए। सोवरेन बॉन्ड्स गलत है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं है, सोवरेन बॉन्ड्स है। सोवरेन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि भारत ने जो लोन ले रखा है बाहर से, भारत के बाहर से। अब एक बात बताइए, अगर उनको बाय बैक करेगी तो उनका पैसा लौटाएगी, तो उनका पैसा लौटाएगी तब तो भारत का पैसा बाहर जा रहा है ना, तो उससे हमारे देश में कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा? तो बाय बैक नहीं करेगी जी। ठीक, तो फिफ्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो 1 2 3 4 यानी कि ओनली 4 स्टेप्स शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, वही मेरा सॉवरेन बॉन्ड्स पर थोड़ा सा मेरा फ्लो मतलब ध्यान गया, तो इसीलिए डी नहीं होगा, सी होगा। Which one of the following statement is are correct regarding GDP? GDP से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? While calculating GDP, only the final price of the goods produced in one financial year is taken. बिल्कुल सही बात है। नहीं 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 नहीं, ओनली द फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स थोड़ी होगा, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। करेक्ट पूछा है तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो गलत है तो आपका आंसर डी हो गया। बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बस एक स्टेटमेंट के बेसिस पर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है ना, खाली गुड्स कहां से होता है जी, सर्विसेज भी तो होते हैं। तो देख रहे हैं 1 1 सब में है, खाली बी है जिसमें 1 नहीं। एलिमिनेशन मेथड इसी को कहते हैं, ऐसे टाइम बचाया जाता है। बाकी अब पढ़ लेते हैं। रीसेल प्राइस इज नॉट एडेड बता रखा है, क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन तो एक बार में ऐड हो चुका है ना, रीसेल में नया प्रोडक्शन थोड़ी हुआ है। रॉ मटेरियल प्राइस इज नॉट एडेड नहीं, क्योंकि फाइनल प्राइस में ऑलरेडी एडेड होता है। तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है। Which of the following statement regarding a deficit in India are correct? डेफिसिट से रिलेटेड क्या करेक्ट है? रेवेन्यू डेफिसिट एक्सप्लेन्स दैट रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर नॉट मेट बाय रेवेन्यू रिसीट। बिल्कुल सही बात है, यही तो होता है रेवेन्यू डेफिसिट का डेफिनेशन। प्राइमरी डेफिसिट इज फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट। बिल्कुल गलत है। प्राइमरी डेफिसिट किसमें से माइनस करके निकाला जाता है जी? फिस्कल डेफिसिट से। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो 98 का ए होगा। 99 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द करंट अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या आता है जी? एफडीआई बिल्कुल नहीं आता है, ये तो कैपिटल अकाउंट में आता है। तो फर्स्ट जिसमें दिख रहा है उड़ा दीजिए, 1 और सी गया। अब बचा है ये दोनों। अब देखिए, ध्यान से देखिए, एलिमिनेशन मेथड सिखाता हूं। 2 और 3 दोनों में है, तो 2 और 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 आंसर देगा। मैं 2 और 3 पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि 1 एलिमिनेट होने से मेरे ए और सी एलिमिनेट हो चुके हैं, और 2 3 दोनों में है, 4 केवल नहीं है। तो मैं केवल 4 पढ़ूंगा, एंड 4 1 इज बोरोइंग, और बोरोइंग नहीं होता है करंट अकाउंट में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2 और 3 देखना चाहें तो देख लीजिए, रेमिटेंस, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस दोनों होते हैं। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और देखिए कैसे टाइम बचाया जाता है। ठीक, आई एम एक्सपेक्टिंग आप भी ट्राई करके देखिए। टेस्टेड ट्राइड मेथड है, आराम से काम करेगा, आराम से कोई भी पीटी निकलेगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म ब्लू चिप कंपनीज स्टैंड? ठीक है ना, क्या कि इस टर्म का क्या मतलब होता है? कंपनीज वर्किंग टुवर्ड्स ब्लू इकोनॉमी, बिल्कुल गलत। प्रोड्यूस इंडिजिनस चिप्स, बिल्कुल गलत। सेंसेक्स, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि केवल सेंसेक्स और निफ्टी 50 वाले ही नहीं होते हैं। कंपनीज विथ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ, डी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। गॉट द पॉइंट? तो डी होगा आपका सही आंसर, जिनका एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ठीक, जो लगातार प्रॉफिट शो करते रहते हैं, लगातार अपना सेल्स बढ़ा रहे होते हैं, ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं जी? ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। ठीक है ना, तो दिस वाज आवर होल एनालिसिस ऑफ पेपर। ठीक है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सबने अच्छे से तैयारी की होगी और अच्छे से अपना टेस्ट दिया होगा। कोई बात नहीं, अगर किसी का परफॉर्मेंस खराब भी रहा तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। टेस्ट लिया ही इसलिए जाता है ताकि आपको एक रियलिटी चेक मिल सके। ठीक है ना, क्लियर है? तो इससे लेसन लीजिए, ठीक है, समझिए, जो सेक्टर्स, जो टॉपिक्स आपके कमजोर हैं उनको रिवाइज कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, हम यहाँ आईबीई हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो विद दिस नोट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।